माँ, मैंने आपके लिए वो सुंदर सा शॉल भिजवाया था। आप जब नीचे घूमने जाओ तो यही पहन कर जाना। वसु अपनी माँ हेमलता जी से कहने लगी। और हाँ माँ, मैंने जो आपके लिए स्वेटर भिजवाया है उसे भी पहन लेना। छोटी बेटी कनु भी बोली। इतने में सबसे बड़ा बेटा यश बोला कि मैंने एक सब्जी वाले से बात कर ली है, वो आपको घर बैठे सब्जी दे जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप कुक भी रख लो ताकि आपको खाना बनाने की जरूरत ही ना पड़े। आप और पापा बस आराम से रहिए, हम आप दोनों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। मैंने अंदर वाले बाथरूम के लिए नया गीजर भी ऑर्डर कर दिया है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यश ने फिर से कहा तो हेमलता जी फीकी सी हंसी हंसने लगी और उठकर चली गई। तीनों बच्चों को आश्चर्य हुआ कि माँ को अचानक से क्या हो गया है। पापा, माँ को क्या हो गया? तीनों ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। माँ खुश नहीं लग रही है? हाँ मेरे बच्चों, तुम सबकी माँ खुश नहीं रहती है क्योंकि उसके बच्चे उसके पास नहीं रहते हैं। वो अपने बच्चों से मिलने को तरसती है। तुम तीनों मिलकर हम दोनों का बहुत ध्यान रखते हो, पर जीवन में सुख सुविधाओं से अधिक अपनों का साथ मायने रखता है बच्चों। हम सब साथ में रहे, आस पास में रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, यही तो असली सुख है। घर में नौकर तो है, वो काम कर देता है, बाजार के काम भी घर बैठे हो जाते हैं, पर फिर हम दोनों दिन भर खाली ही बैठे रहते हैं। यश की जिद से हम शहर इस फ्लैट में आ तो गए हैं, लेकिन इस फ्लैट में हमारा मन नहीं लगता है। यहाँ अपनों का साथ नहीं है, पड़ोसी आपस में बात नहीं करते हैं, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है, सब व्यस्त है। एक दूसरे के घर आना जाना नहीं होता है, महीनों एक पड़ोसी दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं। इस घर में सुविधाएं बहुत है पर अपनापन नहीं है। अपने पापा रमेश जी की बातें सुनकर तीनों बच्चे भी चुप हो गए। वीडियो कॉल करते करते उनकी भी आंखें शर्म से झुक गई। वसु, कनु और यश हर तरह से अपने माँ और पापा को खुश रखने की कोशिश करने में लगे थे, पर वो उन्हें खुश नहीं रख पा रहे थे। बचपन में माँ हेमलता जी और पापा रमेश जी साथ तीनों बच्चे बहुत खुश रहते थे। परिवार में एक सुखद वातावरण था। गांव के उस घर में सुविधाएं नहीं थी, फिर भी जीवन वहां अच्छे से बीत रहा था। घर में पानी के नल नहीं थे, दूर से पानी लाकर घर में भरना होता था। पानी के साथ ही बिजली भी कम ही आती थी। बिजली आती 1 घंटे को और 7 घंटे नहीं आती थी। फिर भी सब भाई बहन आराम से लालटेन जलाकर या रोड पर जलने वाली बिजली के खंभे के नीचे बैठकर ही पढ़ लेते थे। रमेश जी मामूली सरकारी कर्मचारी थे, घर वालों का पेट भर लेते थे और दैनिक जरूरतें पूरी कर लेते थे। हेमलता जी कुशलता पूर्वक घर चलाकर बचत कर ही लेती थी। परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हेमलता जी को पुराने फिल्मी गानों से बहुत लगाव था। वो जब कहीं गाने गुनगुनाने और अंताक्षरी खेलने लग जाती थी। जब वो शुरुआत करती थी तब पूरा परिवार जैसे साथ में गाने लगता था। बच्चों का बचपन ऐसे ही हंसी खुशी से चल रहा था। अब बच्चे बड़े होने लगे तो उनका खर्च भी बढ़ने लगा। पढ़ाई के साथ ही कोचिंग क्लासेस भी थी, जिसके लिए शहर जाना होता था। शहर आने जाने का खर्च और फीस के लिए रमेश जी ने कर्ज ले लिया था। उनका मानना था कि घर में चाहे सुविधाएं नहीं हो, पर बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाने चाहिए। यश की रुचि इंजीनियर बनने में थी। वो उसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। प्रवेश परीक्षा में चयन के बाद वो पढ़ने के लिए शहर चला गया। रमेश जी ने कर्ज ले लिया और उसे पढ़ाने लगे। वसु और कनु भी पढ़ने में होशियार थी। वसु जज बनना चाहती थी और कनु स्कूल में टीचर। ईश्वर की कृपा से तीनों बच्चे विशेष सुविधाएं ना मिलने के बावजूद भी अपने अपने कर्म क्षेत्र में सफल रहे और तीनों की नौकरी लग गई। जीवन का एक पड़ाव तो बच्चों के साथ में पार हो गया, पर अब हेमलता जी चिंता मग्न रहने लगी जब से यश ने उन्हें बताया कि उसे बाहर नौकरी के लिए जाना है।
तू गांव में नहीं रह सकता है क्या? हेमलता जी ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं माँ, गांव में जब पढ़ने की ही सुविधा नहीं है तो नौकरी भी कहां से मिलेगी? मुझे शहर जाना होगा। फिर पापा ने पढ़ाई के लिए इतना बड़ा कर्ज ले रखा है, उसे भी तो चुकाना होगा। बेटा, शहर में सब सुविधाएं होंगी पर गांव जैसा प्यार तो कहीं नहीं मिलेगा, उन्होंने समझाया। पर यश भी क्या करता, नौकरी तो उसे करनी ही थी। वसु भी शहर के कोर्ट में जज बन गई थी। अब उसकी भी जाने की बारी आई तो हेमलता जी का कलेजा और भी टूट गया। उसका हरा भरा परिवार एक एक करके बिखर रहा था। यश और वसु चले गए, दोनों अलग शहरों में रहने लगे। दोनों का अपना जीवन शुरू हो गया। यश अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने लगा और हर महीने पैसे भेजकर वो कर्ज चुकाने लगा। सालों बाद हेमलता जी और रमेश जी को राहत मिली। दोनों ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और बच्चों ने भी अपने माँ और पापा को संघर्ष करते हुए देखा था। तो यश ने प्रण ले रखा था कि जब तक मैं सारा कर्ज नहीं चुका लेता और दोनों बहनों की शादी नहीं कर लेता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। हालांकि यश की नौकरी को देखते हुए उसके लिए काफी रिश्ते आ रहे थे। तीनों भाई बहनों में ज्यादा अंतर भी नहीं था। वसु के लिए लड़का देखा जा रहा था। हेमंत को पसंद किया गया जो उसी कोर्ट में वकील था। दोनों की रजामंदी से यह शादी हो गई। वसु पहले तो फिर भी आती जाती रहती थी, पर अब वो हमेशा के लिए घर से विदा हो गई। माँ तो अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रहना चाहती है, पर बच्चों का भी अपना जीवन होता है, उन्हें दूर जाकर ही अपना भविष्य बनाना होता है। कनु के स्कूल की नौकरी भी सही चल रही थी। वसु की शादी के बाद अब उसकी शादी भी करनी थी। वो गांव में ही रहकर नौकरी करना चाहती थी, पर लड़के वाले चाहते थे कि कनु अपनी नौकरी छोड़ दे। कनु का होने वाला पति खुद सरकारी दफ्तर में ऑफिसर था। हेमलता जी ने समझाया कि तू शहर जाकर और नौकरी ढूंढ लेना, लेकिन कनु गांव में नौकरी करके ही माँ और पापा के साथ में रहना चाहती थी। वसु और यश ने भी समझाया कि हम सब मिलकर माँ और पापा को संभाल लेंगे। तब जाकर कनु ने शादी के लिए हाँ भरी। कनु की शादी भी धूमधाम से हो गई। यश ने भी अच्छा पैसा लगा दिया। अपने माँ और पापा की जिम्मेदारी भी उसने ही निभा दी और रमेश जी का कर्ज भी जो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया था, वो भी हर महीने उतारने लगा। तीनों बच्चों के जाने के बाद हेमलता जी मुरझा गई थी। अब वो गुनगुनाती भी नहीं थी और अंताक्षरी खेलना भी बंद कर दिया था। जब देखो आंसू ही बहाती रहती थी। आसपास की पड़ोसनें हिम्मत बंधाती रहती थी, दोपहर में चाय पर बुलाती रहती थी। इस तरह से उनका समय अच्छे से गुजर रहा था। कभी किसी के यहाँ भजन में चली जाती थी, कभी कोई अपने घर खाने के लिए बुला लेती थी, तो कभी किसी के यहाँ ब्याह है, महिला संगीत है, जलवा पूजन है, सत्यनारायण की कथा है, तो कभी किसी का जन्म दिवस का न्योता भी मिल जाता था। सबके यहाँ जाकर आती तो उन्हें भी लगता था कि अब मेरे घर में भी बहू आ जाए। उन्होंने यश से शादी की बात की। अब यश भी तैयार था। उसने बताया कि उसी की ऑफिस में काम करने वाली कल्पना को वो पसंद करता है और उसकी बहनों की शादी हो जाए, इसके लिए वो अभी तक रुकी हुई थी। कल्पना एक अच्छे परिवार से थी और यश की नौकरी भी अच्छी थी। यश उसके घर वालों को बहुत पसंद था। आखिरकार हेमलता जी के घर भी बहू आ गई। वो बहुत खुश थी। उन्होंने सोचा था कि 4 दिन बाद वो भी अपनी सभी सखियों को बुलाएंगी और कल्पना का उसी दिन चौका पूजन करवाएगी। पर कल्पना ने दूसरे दिन शाम को ही सामान पैक कर लिया। वो शहर में लिए घर में जाना चाहती थी। अभी तो पूरे रस्म रिवाज भी नहीं हुए, इतनी जल्दी बहू क्यों जा रही है? हेमलता जी ने यश से पूछा। माँ, यहाँ पर शहर के जितनी सुविधाएं नहीं है, कमरे में एसी नहीं है, अटैच बाथरूम नहीं है और इंटरनेट भी बड़ा धीमा चलता है, बिजली भी घंटों गुल रहती है। कल्पना यहाँ पर नहीं रह पाएगी। और यश कल्पना को लेकर चला गया। वह अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। गांव में इतनी अच्छी हवा चलती है, एसी की जरूरत ही क्या है? बाथरूम तो घर में ही था, उसे बाहर तो नहीं जाना होता था।
2 दिन क्या इंटरनेट के बिना नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी सभी सहेलियों को न्योता भी दे दिया था और वो ये कहकर रमेश जी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें फिर से उनकी सखियों ने ही संभाला। हेमलता, तू चिंता मत कर, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, ये गांव का सारा परिवार हमारा ही तो है, जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथी बनकर साथ खड़ा रहता है। हेमलता जी इसे ही प्रभु का फैसला मानकर चुप हो गई। एक दिन यश का फोन आता है कि आप दादी बनने वाले हो। हेमलता जी खुशी के मारे झूमने लगती है, पर अगले ही पल उनकी खुशी गायब हो जाती है। बहू कल्पना उनके साथ में रहना नहीं चाहती है। वो अपने पति यश के अलावा अपनी दोनों ननदों और सास ससुर के साथ कभी नहीं रही थी, पर अब उसे अपनी सास की जरूरत थी, क्योंकि कल्पना की मां नहीं थी। यश ने अपने मां और पापा को बुला लिया, क्योंकि वो तो बहुत व्यस्त रहता था। कम से कम मां तो कल्पना की अच्छे से देखभाल कर ले। हेमलता जी कल्पना की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वो उसे बहू नहीं बेटी मानती थी, पर कल्पना उनसे घुल मिल नहीं पाई थी। 9 महीने बाद कल्पना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और तभी हेमलता जी को पता चला कि यश अब विदेश रहने जा रहा है। वो अपने परिवार को भी साथ ले जाएगा और वो अपने पोते के साथ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। एक दिन यश बोला, हम गांव का घर बेच देंगे, वहां कुछ खास भी नहीं है, अब आप दोनों को यहीं इसी फ्लैट में रहना है। आप मुझसे और अपने पोते से अच्छे से बात कर पाओगे। गांव में तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, हम लोग वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे, वहां तो फोन पर भी अच्छे से बात नहीं हो पाती है। आपको ही इस फ्लैट की देखभाल करनी है। मैं अपना लाखों का फ्लैट किराएदार को नहीं दे सकता हूँ। बड़े शहरों में फ्लैट किराएदार के भरोसे भी छोड़ना ठीक नहीं है। हेमलता जी और रमेश जी बेटे के थोपे गए फैसले से अचंभित थे। कुछ महीनों बाद यश को वीजा मिल गया। यश अपने परिवार सहित फ्लैट को छोड़कर विदेश चला गया। हेमलता जी ने कोशिश की थी कि वो इस फ्लैट को अपना घर बना ले, पर उनका वहां मन नहीं लगता था। वो अपने पोते के साथ में रहेगी, वो तो इसी उम्मीद से बेटे के घर आई थी, पर उन्हें पता नहीं था कि बेटे ने अपने घर की देखभाल के लिए उन्हें यहाँ छोड़ा हुआ है। घर में तमाम तरह की सारी सुविधाएं हैं, पर यहाँ अपना कहने के लिए कोई नहीं है। दोनों बेटियां भी अपनी नौकरी, घर गृहस्थी और बच्चों में व्यस्त हो गई थी। कभी कभार मिल लेती या कोई उपहार भेज देती थी, पर उन्हें तो ये उपहार नहीं, अपने बच्चों का साथ चाहिए, जो उसे नहीं मिल रहा था। बेटे के फ्लैट में आकर वो और भी उदास रहने लगी। यहाँ उनके उदासी दूर करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके चेहरे पर हंसी खिलाने के लिए उनकी सखिया, उनकी पड़ोसन नहीं थी। तीनों बच्चे वीडियो कॉल करते, वो बात कर लेती, पर वो खुश नहीं रहती थी। एक रात उन्होंने फैसला किया और अगली सुबह अपने पति से बोली कि मुझे गांव वापस ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। केवल सुविधाएं होने से क्या होता है, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ, मुझे अपने गांव के घर में ही जाना है। ये घर मुझे खुली जेल के समान लगता है, कोई इंसान भी नहीं है जो आकर बात करे, हालचाल तो पूछ ले। आप यश को फोन लगाओ। रमेश जी ने फोन लगाया। यश बेटा, ये तेरा घर तू ही संभाल, ज्यादा चिंता है तो कोई चौकीदार रख ले, मैं तेरे घर की चौकीदारी नहीं कर सकती हूँ, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। जीवन में सुविधाएं ही सब कुछ नहीं है, मन की शांति और सुख इन भौतिक सुविधाओं से नहीं मिलता है। जिस घर में अपनापन नहीं हो, अपनों का साथ नहीं हो, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। अगर तू साथ में रहता, मेरा पोता रहता, तो फिर भी मैं यहाँ रहने की सोच सकती थी, पर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे गांव में पानी ना सही, पर एक दूसरे का दुख देखकर एक दूसरे के लिए आंख में पानी आज भी आ जाता है। बिजली कम आती है, पर फिर भी पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ से घर आंगन चमकता है। इंटरनेट धीमा चलता है तो क्या हुआ, वहां कोई मुसीबत में साथ छोड़कर भाग नहीं जाता है। जीवन में सुख सुविधाओं से अधिक अपनों का साथ मायने रखता है।
तू मुझे सब सुविधाएं तो दे गया, पर बुढ़ापे में अपने माता पिता का ही साथ छोड़ गया। अब हमारा इस शहर में कोई नहीं है। हम दोनों कल सुबह ही वापस जा रहे हैं। तू अपने माता और पिता को तो संभाल नहीं पाया। अब जैसे भी हो तेरा फ्लैट तू ही संभाल ले। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। यश की आवाज पूरी सुने बिना ही हेमलता जी ने फोन रख दिया। रात को ही अपना सारा सामान जमा लिया। फ्लैट की चाबी यश के दोस्त को देकर वो पहली ट्रेन से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, जीवन में भौतिक सुविधाएं चाहे मिले ना मिले, पर अपनों का साथ जरूर होना चाहिए। भौतिक सुविधाओं से मन को सुकून नहीं मिलता है, उसके लिए तो अपनों का प्यार और साथ ही चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।